आज हम लोग पढ़ते हैं लॉकिंग डिवाइस के बारे में। ठीक है। तो जब जब हम लोग यहाँ पर नट बोल्ट का अगर इस्तेमाल किसी स्टैटिक लोड को कैरी करने वाला एलिमेंट्स को अगर हम फास्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब हो गया कि कोई भी अगर जिस एलिमेंट्स जो कि स्टैटिक लोड को कैरी कर रहा है और उसको हम ज्वाइंट करने के लिए अगर हम यहाँ पर नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो तो लॉन्ग समय तक टाइट रहता है। लेकिन वही जॉइंट अगर अंडर वाइब्रेशन होती है तो नट बोल्ट का, जैसे कि हम डिसएडवांटेज में बताए थे कि नट बोल्ट जो जॉइंट होता है ये वाइब्रेशन को कैरी करने में ये पुअर होता है। मतलब अगर वो एलिमेंट्स अंडर वाइब्रेशन है तो ये जॉइंट कुछ दिन के बाद वो लूज हो जाता है खुद ब खुद, है ना। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी वो अपने से ही लूज हो जाता है। और लूज फास्टेनिंग होना क्या है, एक डेंजरस चीज है ना। ये मतलब इसको मस्ट भी प्रिवेंट होना चाहिए। लूज जॉइंट कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। इससे एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। तो इसी को हमारा जो फास्टेनिंग है, नट बोल्ट का जो ज्वाइंट है वो लूज ना हो, है ना, इसके लिए हम लोग कुछ लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो जिसमें लॉकिंग डिवाइस में जैसे फर्स्ट है जैम नट, या इसको लॉक नट कहते हैं। ठीक है। जैम नट क्या है कि इसमें एक नट के ऊपर दूसरा नट हम लोग एक छोटा सा साइज का नट को टाइट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मेन नट हो गया, ये एक मेन नट हो गया जो कि हम लोग बोल्ट के साथ स्क्रू किए हैं, इसको टाइट किए हैं ना। इस बोल्ट के ऊपर एक और जो है सो एक इस नट के ऊपर एक और नट हम लोग लगा देते हैं, इसी को हम लोग जैम नट कहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि ये हमारा मेन नट तभी ये लूज हो पाएगा जब जैम नट लूज होगा, है ना। क्योंकि ये इसी मेन नट के ऊपर ही ये क्या है, टाइट है। और ये मेन नट हमारा जो सरफेस है उसके अगेंस्ट ये टाइट है। तो अब ये जो जैम नट है ये एक तरह का लॉकिंग डिवाइस का काम कर रहा है ना, कि ये जैम नट जो है मेन नट को आसानी से लूज होने नहीं देगा। जब तक ये नट जैम नट हमारा लूज नहीं होगा तब तक मेन नट का लूज पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये हो गया कि एक तरह का ये एक लॉकिंग का काम कर दिया, है ना। अब इस जॉइंट का यूज हम लोग अगर अंडर वाइब्रेशन में भी करते हैं तो भी ये आसानी से लूज नहीं होगा। तो इस तरह का जो लॉकिंग डिवाइस होता है उसी को हम जैम नट या लॉक नट कहते हैं, यानी नट के ऊपर नट दूसरा नट लगा देते हैं। दूसरा है कैस्टल नट। कैस्टल नट में होता क्या है कि इसमें जो बोल्ट होती है, ठीक है, कैस्टल नट में जो बोल्ट होता है उसमें एक बोल्ट के बीचों बीच जो है ये एक होल बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच क्या रहता है, एक होल बना हुआ रहता है। और दूसरा चीज है कि जो नट है, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि ये एक हेक्सागोनल नट है ना। और यहाँ पर थ्रेडेड पार्ट है, तो इस नट के भी आर पार जो है एक होल बना हुआ रहता है। मतलब यहाँ भी होल बना हुआ है और यहाँ भी होल बना हुआ है। तो इस नट को हम लोग लेते हैं, इस बोल्ट के ऊपर टाइट कर देते हैं और इसके बाद एक पिन लेते हैं और एक पिन को इस प्रकार से डालते हैं कि ये पिन इस नट्स के जो स्लॉट है, होल है, उससे पार करते हुए इसके बाद यहाँ पर बोल्ट के साथ थ्रेडेड है तो बोल्ट में भी यहाँ पर क्या है, होल बना हुआ है। तो ये पिन नट के होल से होते हुए, बोल्ट के होल से होते हुए, फिर नट के दूसरा साइड के होल से होते हुए आर पार हो जाए, तो एक ये हो गया पिन, है ना। तो इस तरह का ये भी क्या हो गया कि अब मतलब ये नट तभी ढीला होगा। कोई भी नट कब लूज होता है, लूज तब होता है जब हम लोग मान लीजिए उसको क्लॉकवाइज में टाइट किए हैं, तो वो अगर वाइब्रेशन के कारण या फिर शॉक के कारण अगर वो नट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तभी लूज होगा। यानी नट का टाइट होना या लूज होना उसका रोटेशन ही है।
रोटेशन होगा तभी वो टाइट या लूज होगा। तो ये पिन क्या कर दिया, उसके रोटेशन को पूरी तरह से प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। अब ये नट ना तो रोटेट कर पाएगा, न ही ये लूज होगा। तो इस तरह के नट को हम लोग कहते हैं कैस्टल नट। ठीक है। एक सॉन नट भी होता है। सॉन नट में है कि इसमें, कैस्टल नट में है कि दोनों साइड आर पार होल होता है नट के, है ना, और इसमें बोल्ट में भी होल होता है। जबकि सॉन नट में ऐसा नहीं होता है, ये हाफ पार्ट में ही इसका स्लॉट बना हुआ रहता है ना। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक स्क्रू लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्क्रू लिया और इसको टाइट कर दिया इस सरफेस के अगेंस्ट में, है ना। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, लॉक हो गया। अब जब तक इस स्क्रू को हम लोग ढीला नहीं करेंगे, इसको लूज नहीं करेंगे, तब तक ये नट रोटेट कर ही नहीं पाएगा। और अगर नट रोटेट नहीं कर पाया तो फिर ये लूज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का जो नट का बनावट होता है उसको हम कहते हैं सॉन नट। एक होता है पेन रिंग या ग्रूव्ड नट। इसमें क्या है कि इस तरह के नट में इस अपर पार्ट जो होता है ये हेक्सागोनल शेप का होता है, और जो इसका बॉटम साइड वाला ये जो नट का हिस्सा है ये सिलिंड्रिकल होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और इसका बोल्ट भी इस तरह का बना हुआ रहता है कि इसके बोल्ट में यहाँ पर एक स्लॉट जैसा बना हुआ रहता है, जिसमें ये सिलिंड्रिकल नट जो है आसानी से इसमें इंसर्ट, देख रहे हैं कि इतना भाग जो है सिलिंडर, ये नट का जो सिलिंड्रिकल हिस्सा है वो इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है वो इस मतलब बोल्ट के ही प्लेट जैसा बना हुआ रहता है, इसमें इंसर्टेड है ना। और इसी में फिर एक पिन को लेकर के, यानी कि एक सेट स्क्रू को लेकर के इस सरफेस के अगेंस्ट टाइट कर दिए, तो फिर ये नट जो है इधर से रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये फिर ये जाम हो गया, है ना, ये लॉक हो गया। तो ये इस तरह का जो बनावट वाला नट है उसी को ग्रूव्ड नट कहते हैं। एक होता है लॉकिंग विथ पिन। एक हम लोग पिन के साथ लॉक कर देते हैं। जैसे कि हम लोग जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन को भी हम लोग जब ऊपर टाइट करते हैं तो वहां पर जो नट बोल्ट होता है ना, उसमें हम लोग एक पिन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक पिन लगा हुआ, या तो नट में भी लगा देते हैं या फिर सिंपल सा इसमें बोल्ट में ही, इसमें नट में जो है सो कोई स्लॉट नहीं होता है, इसमें बोल्ट में ही होल जैसा बना हुआ रहता है। एक पिन लेते हैं, स्प्लिट पिन, और नट को टाइट करने के बाद इसके होल में हम पिन को डाल देते हैं। तो अब जब तक ये पिन यहाँ से हटेगा नहीं, ये नट जो है इधर आ ही नहीं पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो फिर ये भी क्या हो गया, लॉक हो गया। तो इस तरह का लॉकिंग जो है कहलाता है लॉकिंग विथ पिन। लॉकिंग विथ प्लेट, हम लोग एक एक्स्ट्रा प्लेट यूज करते हैं लॉक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट यूज किया गया है ना, और इसी प्लेट में एक स्लॉट बना हुआ है, थ्रेड भी बना हुआ है। इसमें एक एक्स्ट्रा जो है तो यहाँ पर स्क्रू, छोटा सा कैप स्क्रू जो है इस इसमें हम लोग इंसर्ट करके टाइट कर देते हैं इस प्लेट में, है ना। और ये जो प्लेट है लॉकिंग प्लेट, ये पूरा अंदर नट तक गया हुआ है। अभी जब तक ये प्लेट नहीं निकलेगा तब तक ये नट जो है आगे पीछे नहीं कर पाएगा। तो फिर, और ये प्लेट तभी निकलेगा जब यहाँ का हम स्क्रू को ढीला करके खोल के निकाल देंगे, तब ये प्लेट निकलेगा, तब जा करके ये नट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह का जो लॉकिंग होता है वो लॉकिंग विथ प्लेट होता है। एक वाशर किससे भी लॉक होता है जो बेसिकली स्प्रिंग जैसा होता है। तो एक स्प्रिंग लॉक वाशर के अगेंस्ट हम लोग नट को स्क्रू कर देते हैं, तो फिर ये अगेंस्ट द ये रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी नट हमारा नीचे की ओर मूव करना चाहेगा और ये कंप्रेस होगा, है ना। तो कंप्रेस होगा तो ये भी एक लॉकिंग प्रोवाइड करता है, जो मतलब नट जो है अपने ही जगह पे हमेशा टाइट रहता है, वो जल्दी लूज नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरीका है स्प्रिंग लॉक वाशर का। तो ये कुछ लॉकिंग डिवाइस है जो
जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नट बोल्ट का जो लूज होना है उसको प्रिवेंट करने के लिए। मतलब लॉकिंग डिवाइस के साथ जब हम नट बोल्ट फास्टेनर का यूज करते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन या शॉक को भी एब्जॉर्ब करने का उसके पास कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये था लॉकिंग डिवाइस। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग फिगर बनाते हैं कि ये है एक बोल्ट है, इसमें ये थ्रेडेड पार्ट है इसका। ठीक है, ये इसका क्या है, थ्रेडेड पार्ट है ना। यहाँ पर ये बोल्ट का हेड कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट उसका शैंक कहलाता है और ये पार्ट इसका थ्रेडेड पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो शंख का डायमीटर, यहाँ पर जो शंख का डायमीटर है और यहाँ पर अगर हम इसके कोर का डायमीटर निकाले, मतलब ये थ्रेड के बीच का ये वाला जो डायमीटर है, कोर डायमीटर है ना, ये लेस वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर थ्रेड होने की वजह से जो इसका ज्योमेट्रिक शेप है वो परफेक्ट नहीं है। तो जब भी ज्योमेट्रिक शेप में किसी प्रकार की चेंजिंग आती है तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या होता है, बढ़ावा मिलता है ना। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इस नट का, इस तरह के बोल्ट का अगर यूज हम किसी लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं तो जो लोड इस पर एक्ट होगा और इस लोड के कारण जो इस बोल्ट में यहाँ पर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, वो स्ट्रेस जा करके इस थ्रेडेड पार्ट में ही कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा। इसका कारण ये है कि एक तो यहाँ का एरिया मिनिमम है, तो जहां पर एरिया मिनिमम होता है वहीं पर स्ट्रेस ज्यादा डेवलप करता है। स्ट्रेस बराबर ही होता है लोड पर यूनिट एरिया, है ना। जहां पर एरिया मिनिमम होगा वहीं पर स्ट्रेस की वैल्यू हाई होगी। तो एक तो यहाँ थ्रेडेड पार्ट में एरिया मिनिमम है और दूसरा चीज है कि यहाँ पर एब्रप्ट ज्योमेट्रिकल चेंज है। तो एब्रप्ट ज्योमेट्रिकल चेंज भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर दो दो इफेक्ट है, एक मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शन और दूसरा जो है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। इस कारण से क्या होती है कि थ्रेडेड पोर्शन में स्ट्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा राइज कर जाता है ना। तो फिर बोल्ट का यहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन से ब्रेक होना का चांस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ डिजायरेबल क्या है, हम चाहेंगे कि जो स्ट्रेस इस बोल्ट में डेवलप हो रहा है वो पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, अगर कुछ कुछ स्ट्रेस अगर शंक में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यानी पूरा के पूरा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है तो फिर इसका फेल्योर चांस जो है वो लोअर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अब जैसे है कि इस तरह का अगर हम लोग बोल्ट बनाते हैं, ये एक शंक पार्ट है और इसके अपर पार्ट में यानी कि कोर के डायमीटर को शंक के डायमीटर के बराबर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये हमारा शंक का डायमीटर है और यहाँ हमारा क्या है, कोर का डायमीटर है। तो इस केस में क्या हो गया, कोर का डायमीटर शंक के डायमीटर के बराबर हो गया। तो अब जो है मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अब थ्रू आउट द बोल्ट कहीं नहीं है। मतलब हर एक पॉइंट पर अब लगभग मतलब एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो इक्वल है। तो अब क्या होगा कि स्ट्रेस जो है वो पूरा बोल्ट के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो एक बोल्ट को हम यूनिफॉर्म, एक बोल्ट को बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहा जाता है जब उस बोल्ट पर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द बोल्ट जो है वो
कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल हो, हर एक किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर या डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर, जैसे एक क्रॉस सेक्शन हम यहाँ लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर ये तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सो यहाँ पर बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों जगह क्या है, सेम है। अगर इस तरह का कंडीशन हो रहा है कोई भी बोल्ट में जिसका डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर जो स्ट्रेस का लेवल है वो अगर सेम है, तब इस बोल्ट को हम लोग बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहेंगे। फिर से बोल देते हैं कि एक बोल्ट जो है बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहलाता है जब इसके पूरा बोल्ट का जो भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस का जो लेवल है या स्ट्रेस वैल्यू जो है वो सेम हो, तो फिर ये बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहलाता है। तो जब हम इस तरह के बोल्ट का यूज हम किसी शॉक लोड या हम शॉक लोड को या इम्पैक्ट लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट जो अंडर शॉक लोड या अंडर इम्पैक्ट लोड होता है, तो वहां जो हमारा सबसे डिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है वो होता है उसका टफनेस। ठीक है, टफनेस मतलब हो गया कि उस एलिमेंट के पास स्ट्रेन एनर्जी जो है, क्योंकि इम्पैक्ट या शॉक लोड लगने से जो एलिमेंट्स है उसमें स्ट्रेन एनर्जी का मान काफी इंक्रीज कर जाता है, तो उस एलिमेंट के पास जो है इस स्ट्रेन एनर्जी को गेन करने की क्षमता होना चाहिए, है ना। यानी जो भी बोल्ट, यहाँ पर हम नट बोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो नट बोल्ट है उसके पास अगर स्ट्रेन एनर्जी गेन करने की कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, तो ऐसा बोल्ट को हम लोग रेजिलियंट बोल्ट कहते हैं। ये क्या है, रेजिलियंट बोल्ट। रेजिलियंस एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कि जो शॉक या मतलब जो एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी को गेन करने की जो क्षमता होता है उसी को हम रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक रेजिलियंट बोल्ट जो होता है उसके पास इस तरह के शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, यानी जब उस पर शॉक लोड लगता है और उस कारण से स्ट्रेन एनर्जी डेवलप करती है, तो उसके पास अगर रेजिलियंस गुण है तो वो पहले स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के दौरान वो डिफॉर्म करेगा इलास्टिकली, अपने इलास्टिक लिमिट तक वो डिफॉर्म करेगा। और फिर जैसे ही वो शॉक लोड या इम्पैक्ट लोड वहां से हटती है तो वो अपना टोटल एनर्जी वापस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल्ट जो है वो एक तरह का स्प्रिंग जैसा काम करता है। ये एक तरह का क्या काम करता है, स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग भी हमारे अगेंस्ट फोर्स लगाता है, लेकिन अगर हम उसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स से ज्यादा अगर हम लोग उस पर अप्लाई कर दिए तो वो खुद कंप्रेस होकर के हमारे लोड को या हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर हम जैसे ही उस पर से अनलोडिंग करते हैं, लोड हटाते हैं, तो फिर वापस ये अपना जो एनर्जी है वो रिलीज कर देता है। तो एक रेजिलियंट बोल्ट के पास एक स्प्रिंग एक्शन जैसा गुण होता है। तो किसी भी बोल्ट के अगर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इसके लिए दो तरीका से बढ़ा सकते हैं। पहला चीज ये है कि रिड्यूस द शैंक डायमीटर टू कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड। जैसा कि अभी हम फिगर में बताएं कि अगर शैंक डायमीटर और कोर डायमीटर दोनों अगर बराबर हो जाती है तो फिर स्ट्रेस जो है पूरा बोल्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि वो शैंक पार्ट में भी और थ्रेडेड पार्ट में भी, दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी, वो एक मतलब लोअर वैल्यू में होगा, तो इससे बोल्ट का फेल्योर चांस कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर वही, अगर कोर का डायमीटर अगर शैंक के डायमीटर से छोटा होता तो फिर कोर का डायमीटर के पास लेस क्रॉस सेक्शन एरिया होने के कारण वहां पर
जो स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता। दूसरा चीज यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के कारण और बढ़ जाता। फिर थ्रीडेड पार्ट का के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसीलिए अगर बोल्ट के शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो शैंक के डायमीटर को कोर के डायमीटर के बराबर कर देने से उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा चीज है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ शैंक पोर्शन। हम पूरे बोल्ट पर दो पोर्शन है, एक शैंक पोर्शन है और दूसरा थ्रीडेड पोर्शन है। थ्रीडेड पोर्शन को हम जितना कम एरिया में रखें और शैंक पार्ट को जितना ज्यादा लेंथ दे, क्योंकि शैंक पार्ट जो होता है ये प्योर सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसमें थ्रेड न होने के कारण यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जैसी यहाँ पर समस्या नहीं होती है। मतलब ये इसका जो जो सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस जैसा है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस जैसा होता है। तो कहीं भी एब्रप्ट ज्योमेट्रिकल चेंज नहीं होने के कारण कहीं पर भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जैसी घटना नहीं होती है। तो शंख की लंबाई जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेस जो है वो उतना ज्यादा उसको मतलब पार्टली एब्जॉर्ब करेगा। तो इस सेफ थ्रीडेड पार्ट पर जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्ट्रेस अगर शंख कैरी कर लेता है तो फिर थ्रीडेड पार्ट में स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हम शंख पार्ट के लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं बोल्ट के तो फिर उससे भी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोल्ट का होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के डिजाइन करने से पहले हम लोग यहाँ पर उसका कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक स्क्रू है और स्क्रू के ऊपर ये एक्सटर्नल थ्रेड जो है कटा हुआ है ना यहाँ पर। और जैसा कि स्क्रू और एक नट बोल्ट होता है, एक पावर स्क्रू में जैसा हम लोग पढ़े हैं कि पावर स्क्रू में जो होती है वो जनरली यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड या ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होता था। तो उस थ्रेड के पास कुछ थिकनेस होता था, है ना। यानी कि उस समय जो सिलिंड्रिकल पार्ट पर जैसे कुछ पार्ट में यहाँ पर थ्रेड है, फिर बीच में कुछ खाली है, खाली नहीं मतलब ये हेलिकल शेप का होता है लेकिन गैप होता है दो थ्रेड। और इसमें है कि ये एक थ्रेड यहाँ खत्म हुआ तो फिर यहीं से स्टार्ट हो गया, तो इस तरह का थ्रेड बोल्ट में होता है। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हो गया कि ये जो दो थ्रेड के जो फ्लैंक फेस है यहाँ पर ये दोनों ही ये पार्ट कहलाता है उसका थ्रेड का फ्लैंक। तो इस दोनों के बीच का एंगल जो है ये कहलाता है थ्रेड एंगल। ठीक है, और थ्रेड का जो यहाँ पर बॉटम पोर्शन है इसको कहते हैं रूट और इसका जो हिल पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंबल है जो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर होगा यहाँ पर जो यानी शंख का डायमीटर बोले या फिर यहाँ पर इस बोल्ट में शंख के एभव थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शंख के एभव थ्रेड बना हुआ है। तो इसी को हम लोग कोर डायमीटर कहते हैं। ये क्या है, कोर डायमीटर। यानी कि इस केस में इस फिगर में ये डायमीटर शंख का डायमीटर है, ये शंख डाया है। तो इस फिगर में शंख का डाया कोर के डाया के बराबर है, तो डीसी से हम डिनोट करते हैं कोर डाया। इसको माइनर डाया भी कहा जाता है, यानी कि ये बोल्ट का सबसे छोटा डाया होता है। ठीक है, कोर डाया या माइनर डाया इसको कहते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा डायमीटर होता है। इसके बाद जो है थ्रेड का लगभग मिडिल पॉइंट को हम लोग लेते हैं, है ना। यानी कि ये तो चूंकि राउंड न है, गोल है, ऐसे हमारा फिगर में दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन ये है कैसा, सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पर एक कहीं मिडिल पोर्शन से लेते हैं इधर के थ्रेड और इधर के थ्रेड का मिडिल पोर्शन के बीच का डायमीटर हम लोग डीपी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं पिच डायमीटर। इसको क्या कहा जाता है,
पिच डायमीटर। ये टर्म को ध्यान में रखना जरूरी है, जब क्योंकि डिजाइन करते वक्त हम सिंबल यूज करते हैं और सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये डीपी जो है ये क्या है, पिच डाया है, और डीसी क्या है, कोर डाया है। और सबसे आउटर मोस्ट, यानी कि यहाँ से जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट इस इधर के थ्रेड का सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट इधर के थ्रेड के बीच का जो डाया है, इसको सिंपल हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग मेजर डाया कहते हैं। ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट डाया है, जो बोल्ट के का सबसे लार्जेस्ट डाया है डी मेजर डाया। डीपी पिच डायमीटर, डीसी कोर डायमीटर। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, डी मेजर डायमीटर, डीपी पिच डायमीटर, डीसी माइनर या कोर डायमीटर। तो ये तो था बोल्ट के ऊपर थ्रेड बना हुआ है उसका। अब ये है कि नट के अंदर रहता है थ्रेड, इसमें नट का जो थ्रेड होता है उसको इंटरनल थ्रेड कहते हैं। ये क्या है, इंटरनल थ्रेड। तो यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जैसे बोल्ट का जो रूट का डाया है, तो जैसे इसका रूट ये हुआ और इसका रूट ये हुआ, तो बोल्ट के रूट का जो डाया होता है यही कोर डायमीटर कहलाता है, और क्रेस्ट का जो डायमीटर होता है वो मेजर डायमीटर कहलाता है। ठीक है, इसका उल्टा, और इस पर जो थ्रेड बना हुआ है, ये इस पर थ्रेड है एक्सटर्नल थ्रेड, बाहर से बना हुआ है एक्सटर्नल थ्रेड। वही नट की बात करें तो नट में जो है इंटरनल थ्रेड होता है, यहाँ पर इंटरनल थ्रेड होती है। और इसमें जो इसका जो ये हिल पार्ट है, ये उसका कहलाता है क्रेस्ट, और इसका जो यहाँ पर वैली पार्ट है, बॉटम पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रूट। ये यहाँ पर फिगर में दिखाया भी हुआ है, ये पॉइंट रूट है थ्रेड का, और ये पॉइंट उसका क्रेस्ट है। तो अगर नट में क्रेस्ट की बात करें तो ये क्रेस्ट पॉइंट ये हो गया और एक क्रेस्ट पॉइंट ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये कहलाएगा डीसी कोर डायमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नट में यानी कि इंटरनल थ्रेड में दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कोर डायमीटर कहलाता है, जबकि एक्सटर्नल थ्रेड में जो यहाँ पर क्रेस्ट यहाँ है और क्रेस्ट यहाँ है, यहाँ एक्सटर्नल थ्रेड में दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर डाया कहलाता है, और इंटरनल थ्रेड में दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कोर डाया कहलाता है। और इसमें अगर रूट की बात करें तो इसका एक रूट यहाँ पर है ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है रूट का ये है। तो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर मेजर डायमीटर हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा डी मेजर डायमीटर। तो इंटरनल थ्रेड में दोनों रूट के बीच का डायमीटर कहलाएगा मेजर डाया, और एक्सटर्नल थ्रेड में दोनों क्रेस्ट का बीच का जो डायमीटर है वो कहलाएगा मेजर डाया। ठीक है, दोनों में उल्टा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये था हमारा नट और जो बोल्ट का जो थ्रेड का टर्मिनोलॉजी है, जो नोटेशन है ना, 3 डायमीटर जो इसका नोटेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं।